अस्सलामुअलैकुम। आपकी तबीयत तो ठीक है? ताजवर की मिनमिनाती सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं खामोश रहा। मेरे अंदर एक जंग जारी थी। एक हलचल मची हुई थी। फैसला सख्त था, लेकिन मैंने कर लिया। दिल पर एक कोहे हिमालय जैसा वज़न रख कर मैंने स्पाट लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें पाकिस्तान से शकील दाराब साहब लाए हैं यहाँ। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाकर झुका लिया। किस लिए? वो कहते हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है। आप एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई है और वो ज़िद आपको बहुत नुकसान देने वाली है। चलो, अगर ऐसा ही है तो तुम इस सिलसिले में क्या मदद कर सकती हो? उनका ख्याल है कि मैं आपको समझाऊंगी तो शायद आप समझ जाएंगे। और तुम्हारा अपना क्या ख्याल है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए रूखेपन से दरियाफ्त किया। मैं क्या कह सकती हूँ? उसकी गर्दन बदस्तूर झुकी हुई थी। मैंने कहा, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ लाने वाले भी इस वक्त हमारी ये बातें सुन रहे हैं। और अगर वो सुन रहे हैं तब भी, और अगर नहीं सुन रहे तब भी, मेरा जवाब वही है जो पहले दिन था, और ये जवाब मेरी मौत तक यही रहेगा। ताजवर ने लर्ज कर मेरी तरफ देखा। मेरे ज़ख्मों से चूर जिस्म ने उसे पहले ही बेहद हरासा कर रखा था। अब मेरे लबो लहजे ने उसे बिल्कुल काट कर रख दिया। वो कुछ देर खामोश रही। फिर बालों की रेशमी लटें अपने कानों के पीछे उड़स कर उसने अपनी दिलकश आंखों से मेरी जानिब देखा और नरम लहजे में बोली, शाहजेब, आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी खातिर आप अपने आप पर इतना जुल्म सह रहे हैं? मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे कुछ बताएं। मेरी अकल इतनी तो नहीं, लेकिन शायद मैं आपको कुछ मशवरा दे सकूं। सॉरी ताजवर, मैं इस सिलसिले में किसी से कोई बात करना नहीं चाहता। मैंने ये वर्क अपनी किताब से फाड़ दिया है। मेरा लहजा सख्त था। उसने अपना निचला होंठ होले से दांतों में दबाया और रोहानसी नज़र आने लगी। खुद पर जब्त करते हुए उसने थोड़ा तवक्कुफ किया और कहने लगी, क्या ये भी नहीं पूछेंगे कि मैं इतनी दूर यहाँ कैसे पहुँची हूँ, किन हालात से गुज़री हूँ, और बाकी लोग कैसे हैं? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ताजवर, हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात सख्त लगे, लेकिन हकीकत यही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमारी राहें उसी दिन जुदा हो गई थीं जब मैंने तुम्हारे नए गांव पहुंचकर तुम्हें मोटरसाइकिल से उतारा था। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो अब एक बासी कड़ी की तरह है। अगर शकील या लौंग जैसा कोई बेवकूफ़ ये समझता है कि वो तुम्हें मेरे सामने लाकर इस बासी कड़ी में उबाल ला सकता है, तो ये उसकी भूल है। उसने डबडबाई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं जानती हूँ शाहजेब, मेरे और आपके दरमियान अब बहुत फासला है, लेकिन कभी ये फासला इतना नहीं था। मैं सच कहती हूँ, मुझे आपकी ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ है। और वो लोग ये भी कहते हैं कि वो आपको बोलने पर मजबूर करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आप उनकी कुछ बातें मान क्यों नहीं लेते? शकील साहब बता रहे थे कि इससे आपको कुछ रायतें मिल जाएंगी, और इन लोगों को भी जिनको आप बचाना चाह रहे हैं। क्या तुम्हें एक लेक्चरार के तौर पर मेरे पास भेजा गया है? मैंने पुरतपिश लहजे में कहा। वो ज़ेरिक थी, समझ गई कि अब मेरी बेरुखी मज़ीद बढ़ जाएगी। उसने एकदम मौजू बदला। एक इंडियन मुलाजमा अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता कर गई है कि 10 बजे आपकी दवा का वक्त है, और 10 बस बज ही गए हैं। मैंने कहा, वैसे मेरी ख्वाहिश है कि ये दवा मैं खुद खाऊं, और एक ख्वाहिश ये भी है कि ये लोग मुझे अकेला छोड़ दें। मैंने छत की तरफ मुंह किया और नादीदा कैमरों से मुखातिब होकर चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, ले जाओ इसको यहाँ से, ले जाओ। कोई जवाब नहीं आया। वो लोग यही जाहिर कर रहे थे कि क्लोज सर्किट कैमरे बंद हैं और हम दोनों प्राइवेसी में बातचीत कर रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा जाहिर करना होता था तो कैमरों के शटर बंद हो जाते थे
मगर इस सूरत हाल पर यकीन करना मुश्किल था। ताजवर सहमी हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। इस अपार्टमेंट में रात दिन का इल्म सिर्फ वाल क्लाक से ही होता था, और वाल क्लाक में भी चूंकि शीशा मौजूद था, इसलिए वो अपार्टमेंट के अंदर नहीं था। उसे देखने के लिए मुझे राड्स वाली खिड़की के पास जाना पड़ता था। मैंने खिड़की में से देखा। रात के 10 बज रहे थे। मैं ताजवर के पास वापस अपने बेडरूम में पहुंचा और उसे बेरुखी से मुखातिब करके बोला, मैं अपनी दवा खुद खा लूँगा। अगर तुम चाहो तो साथ वाले कमरे में जाकर सो सकती हो। वो नमनाक आंखों से मुझे देखकर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने मेडिसिन ली और पहलू के बल अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरे अंदर और बाहर की कैफियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो सर्द महरी और झुंझलाहट में ज़ाहिर कर रहा था, इसके बरक्स मेरे अंदर एक तूफ़ान बरपा था। ताजवर मेरे पास थी, चंद फिट की दूरी पर, एक ही छत के नीचे। मैं उसे अपनी पलकों पर बिठाना चाहता था, उसके सांसों की खुशबू अपने अंदर उतारना चाहता था, उससे घंटों और पहरों बातें करना चाहता था। ढेरों सवाल थे जो मेरे सीने में मचल रहे थे। वो कहाँ से आई है? कैसे लाई गई है? उसके साथ और कोई भी है? चांदगढ़ी और सुखेरा गांव के हालात क्या हैं? उसके वालिद दीन मोहम्मद साहब, उसके छोटे भाई असफंद और राहील उर्फ काका, उसकी वालदा, सब लोग कैसे हैं? और फिर वो वीडियो क्लिप जो मैंने बदनसीब सैफ़ी के फ़ोन में देखी थी, उसमें ताजवर ने कहा था, गलती हुई है। हाँ, ये गलती तो हुई है। कितना बड़ा सितम था, हालात का कितना बेरहम जबर था। वो एक ही छत के नीचे मेरे साथ मौजूद थी और मैंने उसे साथ वाले कमरे में भेज दिया था। क्या ऐसे हालात में वो सो सकती थी? क्या ऐसे हालात में मैं सो सकता था? मैं बिस्तर पर मुसलसल करवटें बदलता रहा। वो समझदार तो बहुत थी। क्या वो बात की तह तक पहुंच पा रही थी कि मेरी ये शदीद बेरुखी क्यों है? ये शदीद बेरुखी ताजवर को इस दर्दनाक अंजाम से बचाने की एक नातवां सी कोशिश थी जो मैं अपने सामने देख रहा था। मेरा दिल सीने में टुकड़े होकर बिखरने लगा। सवाल बेहद शफ़ाक था, मगर एक ठोस हकीकत बनकर मेरे सामने मौजूद था। क्या मेरे ज़ुबान खुलवाने के लिए मेरे सामने ताजवर को तशद्दुद के शिकंजे में कसा गया तो मैं चुप रह सकूँगा? मेरी पेशानी पसीने से तर हो गई। शकील दाराब की मदद से इन लोगों ने मुझे एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया था जहाँ मेरा जिस्म दो टुकड़े हो रहा था। वो बड़ी कर्बनाक रात थी, शायद इन रातों से भी ज़्यादा जो मैंने टार्चर सेल में ज़िंदा रोस्ट होते हुए गुजारी थी। रात आखिरी पहर, शायद थोड़ी देर के लिए मैं सो गया। किसी ने मेरा शाना हिलाकर मुझे जगाया था। मैंने पलकें उठाईं तो वही सादा व मलीह चेहरा मेरे सामने था जो मेरे दिल का अनमिट दाग बन चुका था। अभी मेरा जहन पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था, बस उसका चेहरा नज़र आया था। वो हालात नज़र नहीं आ रहे थे जिनमें ये चेहरा मौजूद था। जी चाहा उसे खींच कर अपने ऊपर गिरा लूं, लेकिन अगले ही लम्हे मैं उससे सैकड़ों मील के फासले पर चला गया। जहन बेदार हो गया था। खौफनाक हालात अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ अहाताए शऊर में आ गए थे। आपकी दवा का वक्त हो गया है शाहजेब, ताजवर ने कहा। उसके हाथ में मेडिसन और पानी से भरा हुआ डिस्पोजेबल मग था। मैंने दवा उसके हाथ से ले ली और वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे पानी के साथ निगल ली। मैंने तुम्हें रात को ही कहा था कि ये जहमत ना करो, अब तुम जा सकती हो। आप नहाएंगे? उसने पूछा। फिर मेरे ज़ख्मों पर जा बजा चिपकी हुई पट्टियाँ देखीं और सॉरी कहकर रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी बेहद मेहरबानी है। मेरे लिए परेशान होने की कोशिश ना करो। हो सके तो जो लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं उनसे बात करो। उन्हें बताओ कि वो गाय की बजाय बैल का दूध धोने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो मिनमिनाई, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आई हूँ और शायद मर्ज़ी से जा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझसे अपनी शक्ल दूर तो रख सकती हो। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा,
मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने बेरहम फ़िक्रे का रद्द-ए-अमल उसके चेहरे पर देख सकूं। मेरा ख़्याल था कि वो दूसरे कमरे में चली जाएगी, मगर कदमों की आवाज़ नहीं आई। मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से एक मोती टपक कर उसके सीने पर गिरा। वो अपने मरमरी हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। दफातन मेरी निगाह उसके बाएं हाथ की उंगली पर पड़ी। उसमें एक छोटी अंगूठी चमक रही थी, उसकी मंगनी की अंगूठी। मेरे सीने पर एक नया तीर लगा और अंदर अंदर तक धुंस गया। मेरी निगाहों के सामने कबड्डी शाह सैफ़ी का खूबरू चेहरा घूम गया, जिंदगी से भरपूर सुर्ख व सफ़ेद चेहरा। मैंने अपने हाथों से उसकी जान ली थी। अंगूठी की चमक मेरी आंखों को खीरा करने लगी। मैं जैसे अंधा हो गया। अपना सर झुकाकर मैंने अपने ऊपर उठे हुए घुटनों पर रख लिया। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ताजवर की परेशान आवाज़ मेरे कानों से टकराई। आपके चेहरे से बुखार लग रहा है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैंने इसी तरह अपना सर घुटनों में दे दिए और कहा। वो थोड़ी देर खड़ी रही, शायद तज़ब्ज़ुब में थी। फिर उसने हिम्मत की और आगे बढ़कर अपने हाथ से मेरी पेशानी छुई। मैंने दुरुस्तगी से उसका हाथ झटक दिया और गर्ज कर बोला, मैंने कहा है ना कि तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा है ना कि तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मैं मरूँ या जीऊँ, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं। अगर तुम यहाँ आई हो तो इसमें तुम्हारा कोई मकसद है, तुम्हारा कोई मतलब है। मेरा क्या मकसद हो सकता है शाहज़ेब? वो लर्ज़ गई। मैंने उसकी आंखों में देखकर जहरीले लहजे में कहा, शकील दाराब काफ़ी मालदार आदमी है। अपना मतलब निकालने के लिए वो काफ़ी रुपया दे सकता है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको बोलने पर राज़ी करने के लिए मैंने किसी से पैसा लिया होगा? तो और क्या वजह हो सकती है? मैं इसी तुंद लहजे में बोला, जितनी मोहब्बत तुम्हें मुझसे है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे नज़दीक मैं एक शराबी, बदकार, बदमाश शख्स हूँ। और मैं हूँ। तुम मुझ पर थूक कर अपनी पाक साफ दुनिया में जा चुकी हो। तुम्हें मेरी सेहत सलामती से क्या गर्ज हो सकती है? अगर अब तुम यहाँ हो तो इसके पीछे धन और धौंस की कार फरमाई है, और हो सकता है कि धन की कार फरमाई ज़्यादा हो। वो सर तपा लर्ज रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर कर बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या आपकी कोई मजबूरी है, या आप वाकई मुझको इतना गिरा हुआ समझते हैं? वक्त से बड़ा जल्लाद कोई नहीं होता। लोहे को जंग बना देता है, संदल को राख कर देता है। हमारे दरमियान भी बहुत कुछ बदल चुका है ताजवर। बेहतर है कि तुम चली जाओ यहाँ से। मैं बेजार अंदाज में बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उठते हुए हाथ बिस्तर की 3-4 फीट ऊंची टेक से टकराया। यहाँ भी कलाई पर जख्म था। सफ़ेद बैंडेज के नीचे से थोड़ा सा खून रिस पड़ा। ताजवर जैसे तड़प कर आगे बढ़ी। उसने उतर जाने वाली बैंडेज को दुरुस्त करना चाहा। मैंने उसका बाजू थाम कर उसे रोक दिया। देखो ताजवर, मुझे इन चौंचलों की कोई ज़रूरत नहीं, और मैं फिर कहता हूँ यहाँ से चली जाओ तो अच्छा है। मैं अपने हवास में नहीं हूँ। मेरे अंदर आग भड़क रही है। अगर कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शाहज़ेब, चली जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाओ। मैं इतनी ज़ोर से बोला कि अपार्टमेंट गूंज उठा। इसके साथ ही मैंने ताजवर के गिरेबान में हाथ डाला और उसकी फूलदार कमीज़ नीचे तक फाड़ डाली। वो सख्ता ज़दा थी। मैंने उसके बाल मुट्ठी में जकड़े और उसके दोनों रुखसारों को अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के दरमियान ज़ोर से खींचा। उसकी शक्ल बिगड़ गई। खूबसूरत आंखों में हरास आमेज़ हैरत के सिवा और कुछ नहीं था। मेरा अंदाज़ पुरगज़ब था। मैंने जनूनी लहजे में कहा, मेरे पुराने ज़ख्मों को मत कुरेदो। तुम्हारी ये खूबसूरती और ये तन्हाई तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ देता हूँ।
तुम चली जाओ यहाँ से। मैंने बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसने अपने फटे हुए गिरेबान को मुट्ठी में भींच लिया। आंखों के कटोरे आंसुओं से भरे हुए थे। फिर वो तेज़ी से मुड़ी और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने साइड टेबल को ज़ोर से ठोकर मारी और कलाई की खून आलूद पट्टी उतार कर फेंक दी। वो सारा दिन मुकम्मल खामोशी में गुजर गया। एक अजीब बेबसी की कैफियत थी। मैं जिसको अपनी पलकों पर बिठाना चाहता था, जिसके कदमों में अपनी धड़कनें बिछा देना चाहता था, वो हज़ारों मील दूर से मौजज़ाना तौर पर मेरे पास पहुंची थी और मैं उसे खुद से दूर करने और ठुकराने पर मजबूर था। लेकिन ये सब करने के बावजूद मैं मुतमईन नहीं था। क्या मेरी ये कोशिश फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी? क्या इससे इन हालात पर कुछ फ़र्क पड़ेगा जो ताजवर के साथ पेश आने वाले थे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि... इससे आगे मैं सोच भी ना सका। मैंने सैफ़ी को अपने हाथों से मारा था। क्या ज़ैनब इब्राहीम और अपने साथियों को बचाने के लिए और ताजवर को बदतरीन तशद्दुद से महफूज रखने के लिए मैं ताजवर के साथ भी ऐसा कुछ कर सकता था? मैं उसकी जान ले सकता था? ये सोचकर ही जिस्म के हर मसाम से पसीना बह निकला। इससे बेहतर तो फिर ये था कि मैं किसी तरह खुद अपनी जान ले लेता। दोपहर के वक्त हस्बे मामूल पहरेदार ने मुझे हुक्म दिया कि मैं राड्स वाली खिड़की के पास आऊं और ख़ुद को हथकड़ी लगवाऊं। अब ये सब कुछ मामूल का हिस्सा बन चुका था और एहतजाज या मज़ाहमत का सोचना बेकार था। मुझे लगा कि कोई मुझसे मिलने आ रहा है। मैं खिड़की के पास पहुंच गया। मेरे हाथ हथकड़ी में जकड़ दिए गए, फिर पाँव भी जकड़ दिए गए, लेकिन मुझसे मिलने कोई नहीं पहुंचा। ना ही स्पीकर पर मेरे लिए कोई हिदायत जारी हुई। 10 मिनट बाद 2 गार्ड्स दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। ताजवर भूखी प्यासी दूसरे कमरे में बंद थी। गार्ड्स ने उसे वहाँ से निकाला और अपने साथ लेकर बाहर चले गए। ताजवर की आंखें सूजी हुई थीं। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। अनगिनत सवाल थे इन आँखों में। फिर वो बाहर चली गई। 10 मिनट बाद लौंग की करख्त आवाज़ स्पीकर के ज़रिए मेरे अपार्टमेंट में सुनाई दी। ड्रामा अच्छा कर लेते हो, वो बोला। कैसा ड्रामा? अपनी लवर, अपनी डार्लिंग, अपनी स्वीट हार्ट के साथ तुम्हारा ड्रामा। अगर तुम इसे ड्रामा समझते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। मेरी सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारी सेहत पर इससे असर पड़ेगा और यादगार असर पड़ेगा। मैं जो कुछ इस लड़की के साथ कराऊंगा वो तुम्हें सब कुछ स्क्रीन पर नज़र आएगा और इनमें से कोई एक मंज़र भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे देखने के काबिल हो। मैं अंदर से टूट कर रेज़ा रेज़ा हो गया, मगर अपने तासुरात को संभाले रखा। तुम जुल्म करोगे और इसका खमियाजा भी तुम्हें एक दिन ज़रूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि इस तरह तुम मुझसे कुछ उगलवाने में कामयाब रहोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने आखिरी जुमले के एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कहा। अभी थोड़ी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा। लौंग की आवाज़ वहशतनाक थी। मैं जानता था कि वो सब कुछ कर सकता है। अपने शिकंजे में आने वाले शख्स को वो इस बेदर्दी से निचोड़ता था कि वो मौत को तरसने लगता था। और वो तो एक लड़की थी, नरम दिल और ज़रा सी बात पर आंखों के कटोरे भर लेने वाली। जिस्मानी लिहाज से बेशक दूध मक्खन की पली थी और आम शहरी लड़कियों से मुख्तलिफ थी, मगर थी तो लड़की। एक ताकतवर मर्द भी उसे ज़ेर करने के लिए काफ़ी था। इसके साथ यहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता था और मुझ में इतनी हिम्मत हरगिज़ नहीं थी कि उसको मुसीबत में देख सकता या उसकी आवाज़ सुन सकता। ये मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौराहा था। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सब कुछ मेरे सामने आ गया। इस खिड़की के ऐन सामने एक एलसीडी ला कर रखी गई, जिसके अंदर हाथ डालकर मुझे हथकड़ी वगैरह लगाई जाती थी। चंद मिनट बाद स्क्रीन पर एक लर्जा खेज़ मंजर नमूदार हुआ। वही ताजवर जो तकरीबन 1.5 घंटा पहले इस अपार्टमेंट से चादर में लिपटी लिपटाई और मेरी तरफ हसरत से देखती हुई गई थी, एक कमरे की छत से लटकी हुई थी।
चादर उसके सर से खींची जा चुकी थी। वो सिर्फ शलवार कमीज़ में थी। दोनों पाँव भी नंगे थे। उसके हाथ नायलॉन की एक रस्सी से बांधकर छत के पंखे से मुंसलिक कर दिए गए थे। रस्सी का साइज ऐसा था कि ताजवर के पाँव के सिर्फ अगले पंजे फर्श से छूते थे। कहा जा सकता था कि वो ना लटक रही थी, ना फर्श पर थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहां का दर्द और खौफ सिमटा हुआ था। फर्नीचर से आरास्ता इस कुशादा कमरे में 3 हट्टे कट्टे नकाब पोश मौजूद थे। फ़कत उनकी आंखें नज़र आती थीं। इन आँखों से उनकी कौमियत वगैरह का पता चलना दुश्वार था। तीनों के जिस्मों पर एक ही तरह के हल्के नीले चुस्त लिबास थे। इनमें से दो के हाथ में बैद की लंबी छड़ियाँ थीं, जो उन्होंने जारहाना अंदाज में उफ़क़ी रुख पर उठा रखी थीं। अंदाज़ा होता था कि स्क्रीन पर इस बंद कमरे का मंजर नज़र आने से पहले ही ताजवर के साथ थोड़ी सी मारपीट हो चुकी है, क्योंकि उसकी टांगें लरज़ रही थीं और आंखों में आंसू थे। कमरे में लॉन्ग जैक की करख्त आवाज़ गूंजी। ये तुम्हारी पाकिस्तानी हमशीरा इंग्लिश नहीं जानती, वरना मैं इसी से कहता कि तुमसे अपनी जान बख्शी के लिए इल्तजा करे। तुम ही हो जो इसकी जान छुड़ा सकते हो। मैंने कहा, लॉन्ग, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, इसे कुछ ना कहना, वरना वो कुछ होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये क्या कह रहे हो तुम? लौंग ने जहरखंद लहजे इख्तियार किया। ये तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं। इसके बुरे भले का तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखो लौंग, जो कुछ है तुम्हारे और मेरे दरमियान है। ये बुज़दिल हिजड़ों वाला काम ना करो। एक औरत को दरमियान में मत लाओ। मैं इतनी ज़ोर से बोला कि मुझे अपने गले की रगें फटती महसूस हुईं। ये एक औरत नहीं, ये तुम्हारी महबूबा है। तुम इसके साथ सोने के लिए दिन रात तड़पते हो, लेकिन अब इसके साथ जो कुछ होगा, इसके बाद तुम कम अज़ कम अपनी ये तड़प तो भूल जाओगे। मैं सब कुछ जला डालूँगा, राख कर दूँगा। मैं धाड़ा और खिड़की की सलाखों पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए। ये सलाखें दरअसल ठोस स्टील के चमकीले राड्स थे। शुरू में इनके ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन चंद दिनों बाद पहले जब मैंने जारहाना अंदाज इख्तियार किया तो इनके ऊपर भी ख़ास किस्म के फ़ोम और रैगज़ीन की वही तय चढ़ा दी गई जो बाकी अपार्टमेंट में हर जगह मौजूद थी। स्टील के राड्स झुंझुना उठे, लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। शायद इन पर 100 गुना ज़्यादा ताकत से ज़रब लगाई जाती तो भी इन्हें कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ता। मेरे मुतालबे कुछ ज़्यादा नहीं है शाहज़ेब, लौंग ने कहा। मुझे तुम्हारे भगोड़े साथियों का पता चाहिए। हम उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहते हैं। जब तक तुम अपनी पलीद ज़ुबान को हरकत देकर उनका पता नहीं उगलोगे, तुम्हारी जान छूटेगी नहीं और ना तुम्हारी इस स्वीट हार्ट की मुश्किल आसान होगी। इसके साथ ही अपने बॉस का इशारा पाकर 2 नकाब पोशों ने ताजवर को छड़ियों से पीटना शुरू कर दिया। वो उसके टखनों और पिंडलियों को निशाना बना रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी का दिलदोज़ तरीन मंज़र था। टखनों और पिंडलियों पर चोट लगती थी तो ताजवर तड़प कर पाँव ऊपर उठाती थी। ऐसे में नायलॉन की रस्सी को हल्का सा झटका लगता था और ताजवर रस्सी से झूल जाती थी। उसकी करबनाक आवाज़ से कमरा गूंज उठता था और मैं जानता था ये तो अभी इब्तदा है। इस कमरे में बहुत कुछ होने वाला था। शैतान नंगा होकर नाचने वाला था। सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर कान तो खुले हुए थे। मेरे हाथ सामने की तरफ हथकड़ी में थे। अगर मैं कान बंद करने चाहता तो सिर्फ एक कान में उंगली ठोंस सकता था। दूसरे कान में उंगली ठोंसने के लिए तीसरा हाथ दरकार था और वो मेरे पास नहीं था। मेरा जी फिर चाहा कि मैं इन लम्हों में अपनी जान ले लूं, मगर कैसे? इस अपार्टमेंट में कोई ऐसी छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं रहने दी गई थी जिससे मैं खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता। डिस्पोजेबल बर्तन, अनब्रेकेबल शीशे की बोतलें और ग्लास, बिजली का हर तार छुपा हुआ और महफूज, दरो दीवार पर ख़ास फोम और रैगज़ीन की तह,
यहाँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटकाए जाने का पूरा इंतज़ाम मौजूद था। मैं क्या करूं? किस तरफ जाऊं? मैंने जैसे अपने आप से ये सवाल पूछा। जवाब कोई नहीं था और ताजवर की फरियादी आवाज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लौंग से कहा था कि अगर वो ताजवर के हवाले से अपने भयानक इरादों से पीछे ना हटा तो मैं सब कुछ जला डालूंगा, राख कर डालूंगा। मगर गौर किया जाता तो ये सिर्फ अल्फाज थे। इन अल्फाज को अमली जामा पहनाने का कोई वसीला दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। और फिर मैंने देखा कि एक नकाब पोश रोती बिलखती ताजवर की तरफ बढ़ा। ताजवर की कमीज़ का गिरेबान पहले से फटा हुआ था। ये मेरी वहशत का नतीजा था। उसने फटे हुए गिरेबान को गिरा दे रखी थी। नकाब पोश ने बड़े सुकून से ये गिरा खोल दी। उसका बालाई जिस्म नीम उरियानी की जद में आ गया। वो तशद्दुद पर आमादा थे और हर किस्म के तशद्दुद पर आमादा थे, और मैं जानता था कि ये तशद्दुद ताजवर से ज़्यादा मुझ पर किया जा रहा है। जब मैं इस तशद्दुद को देखने के लिए मौजूद ना हूँगा तो ये रुक जाएगा, और मुझे इसे रोकना था, हर सूरत रोकना था। इंसान खुद अपनी सांस बंद करके अपनी ज़िंदगी नहीं छीन सकता, वरना मैं ये भी कर गुज़रता। मेरी समझ में और कुछ नहीं आया। मैं बस एक ही रद्द अमल दे सकता था, और वो मैंने दे दिया। मैंने अपने दांतों से अपनी कलाइयों की शरेआनें भंबोड़ डालीं। मैंने साइड के नुकीले दांतों की मदद से अपने गोश्त को चीरा और नसें काट डालीं। दोनों कलाइयों से खून की पिचकारियाँ सी निकलीं और फिर खून रवानी से बहने लगा। चंद सेकंड, सिर्फ चंद सेकंड के अंदर फर्श का एक बड़ा हिस्सा खून से सुर्ख नज़र आने लगा। नकाब पोशों की तवज्जो अब ताजवर की तरफ से हट गई थी। अब वो एक दीवार की तरफ देख रहे थे। यकीनन वहाँ भी कोई एलसीडी मौजूद थी जिस पर लौंग और उसके ये नकाब पोश हरकारे मेरे अपार्टमेंट के मनाजिर देख रहे थे। लौंग गरजा, तुम्हारा ये नाटक इस लड़की को इस मुश्किल से निकाल नहीं सकता। रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो मैंने तुमको बताया है। ताजवर मुसलसल पुकार रही थी, बचाओ, मेरी मदद करो शाहजेब, मैं मर जाऊंगी। शकील साहब, मैं मर जाऊंगी। वो शकील दाराब को भी पुकार रही थी। हालांकि उसे इस नाकाबिले बयान अजाब से दो चार करने वाला वही सियासत ज़्यादा था। खून बहता चला जा रहा था। थोड़ी ही देर में मेरे जिस्म पर चींटियाँ सी रेंगने लगीं। मैं बिस्तर पर बैठ गया। खून गर्म खून मेरी झोली में गिरने लगा और बेडशीट को भिगोने लगा। अब तक तकरीबन 4 मिनट से ज़्यादा गुजर चुके थे। देखो इस हरामी को, लौंग की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी अहलकार को मेरे बारे में हुक्म दे रहा है। मैं अपनी जगह से डगमगाता हुआ उठा। आहनी बेड़ी की वजह से मैं छोटे छोटे से कदम ही ले सकता था। छोटे कदम उठाता मैं वाशरूम तक पहुंचा और ख़ुद को अंदर बंद कर लिया। चंद सेकंड के अंदर ही मुसल्ला अमेरिकन गार्ड्स अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। ताजवर की आहो बका वाशरूम में भी सुनाई दे रही थी। वो मुसलसल मदद के लिए पुकार रही थी। मैं उसे बता सकता तो ज़रूर बताता कि ख़ुद को मौत के मुंह में झोंक कर मैं उसकी मदद ही तो कर रहा हूँ। वैसे मुझे ये भी पता था कि ये लोग इतनी आसानी से मुझे मरने नहीं देंगे। वाशरूम के बंद दरवाजे पर धड़ाधड़ राइफलों के कंधे बरसाए जाने लगे। दूसरी तरफ वाशरूम के लग्जरी टब के अंदर मेरा खून मुसलसल गिर रहा था। 15-20 सेकंड के अंदर अंदर गार्ड्स ने वाशरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया और मुझ पर झपटे। स्पीकर्स पर लौंग की करख्त आवाज़ गूंजी, पहले उस बास्टर्ड की कलाइयाँ दबाओ ताकि इसका खून बंद हो, जल्दी करो। 2 गार्ड्स ने मेरी उधड़ी हुई कलाइयों को दबा लिया। तब तक मेरा सर बुरी तरह घूमना शुरू हो गया था। यूं लगता था कि वाशरूम में हर तरफ खून ही खून है। कुछ यही हाल बेड और बेड के इर्द गिर्द के फर्श का था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो गया। वो लोग मुझे खींच कर और घसीट कर बाहर ला रहे थे और मैं एक एक इंच पर मज़ाहमत कर रहा था। गाहे बगाहे मेरी कलाइयाँ गार्ड्स की गिरफ्त से निकल जाती थीं और खून की धारें सी बहने लगती थीं। ताजवर अब खामोश थी।
शायद छत से लटके लटके उसने भी स्क्रीन पर अपार्टमेंट का खूनी मंजर देखा था और मबहूत हो गई थी। मैं जितनी ज़्यादा मज़ाहमत कर रहा था, कलाइयों से खून निकलने की रफ्तार इतनी ही बढ़ जाती थी। तब मैंने धुंधलाई हुई निगाहों से सफ़ेद कोट वाले दो डॉक्टर्स को देखा। वो अपार्टमेंट के दरवाजे में दाखिल होने के बाद तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके मुझ तक पहुंचने से पहले ही मेरा जहन अथाह तारीकी में डूबता चला गया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मेरे इर्द गिर्द कौन लोग हैं? सबसे पहला ख्याल ताजवर का ही आया। वो बदतरीन मुश्किल में थी। वो ताजवर थी और ताराज होने जा रही थी। उसे ताराज होने से बचाने के लिए मैंने वो कुछ किया था जो मेरे बस में था। क्या वो बच गई थी? इसका जवाब मुझे फ़ौरन ही मिल गया। वो मेरे करीब मौजूद थी। ये हस्पताल का कमरा था। मैं सफ़ेद बिस्तर पर चित लेटा था। मेरी दोनों कलाइयों पर भारी पट्टियाँ बंधी हुई थीं। पहले से मौजूद ज़ख्मों पर भी टेप से ताज़ा पट्टियाँ चिपकाई गई थीं। इस कमरे में तकरीबन 2 फीट ज़रब 5 फीट का खला था जिसमें शीशा लगा हुआ था। जैसा कि बाद में मालूम हुआ ये बुलेट प्रूफ शीशा था। मुझे होश में आते देखकर ताजवर ने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखें वर्मज़दा थीं, बाल मुंतशिर और रंगत उड़ी हुई दिखाई देती थी। मैंने उसे देखकर उठने की कोशिश की। उसने मेरे सीने पर हाथ का दबाव डालकर मुझे लेटे रहने पर मजबूर कर दिया। नहीं शाहजेब, वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, आप अभी लेटे रहें। आपकी तबीयत बहुत मुश्किल से संभली है। वो अब हल्के ब्राउन रंग की शलवार कमीज़ में थी। सर पर सफ़ेद फूलों वाली एक ब्राउन ओढ़नी थी। उसकी कलाइयों पर नीलगू निशान देखकर मैं तड़प उठा। ये नायलॉन की रस्सी के निशान थे। मैंने देखा, मुस्ततील शीशे की दूसरी जानिब खूंखार चेहरों वाले वही अमेरिकन गार्ड्स मौजूद थे जिन्होंने कई हफ्तों से मुझ पर अरसाए हयात तंग कर रखा था। मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द कई तिब्बी आलात और इन्फ्यूजन को हैंग करने वाले स्टैंड रखे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क वगैरह भी पड़ा था जो गालिबन शुरू में इस्तेमाल हुआ था। ताजवर ने दिल गिरफ्ता लहजे में मुझे बताया कि मुझे खून के कई बैग चढ़ाए जा चुके हैं और अभी शायद मज़ीद की ज़रूरत पड़े। उसने ये भी बताया कि हम इस वक्त जामा जी के सबसे बड़े और जदीद हस्पताल में हैं। मुझे यहाँ आए हुए आज दूसरा दिन है। मैंने दिल कड़ा करके कहा, ताजवर मुझे अपने बारे में बताओ, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहजेब। ये सफ़ेद सुअर तुम्हें पीट रहे थे, तुम्हें छत से लटकाया हुआ था। शर्मिंदगी और दुख के सबब ताजवर ने निगाहें झुका लीं। बमुश्किल बोली, जब आपने खुद को ज़ख्मी किया और कमरे में हर तरफ खून के छींटे नज़र आए तो उनकी सारी तवज्जो आपकी तरफ हो गई। फिर मेरे हाथ भी खोल दिए गए। ताजवर के लहजे में अजीब सा तरद्दुद और दुख था। यकीनन इसकी वजह वो रवैया ही था जो मैंने अपार्टमेंट में उससे रवा रखा था। लौंग वगैरह को दिखाने के लिए मैंने ताजवर से नहायत सख्त ज़ुबान में बात की थी और उसका गिरेबान तक फाड़ दिया था। बहरहाल ताजवर ने यह भी तो देखा था कि जब उस पर तशद्दुद शुरू हुआ तो मैंने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अपनी रगें काट लीं। वो बड़ा खौफनाक तजर्बा था। खुद को मौत की तरफ ले जाने के लिए अपने गोश्त को अपने ही दांतों से नोचना और फाड़ना। मेरे मुंह में जैसे अभी तक अपने खून का नमकीन जायका घुला हुआ था। ताजवर मेरे बिस्तर से 2 फीट की दूरी पर खामोश बैठी थी। मैंने सर मोड़ा तो मेरी निगाह उसके पाँव पर पड़ी। उसने चप्पल पहन रखी थी, पाँव सूजे हुए थे और उन पर नीलगू निशान थे। एक बार फिर मेरा दिल कट कर रह गया। तुम कब से यहाँ मेरे पास हो? मैंने पूछा। कल से ही। मुझे आपकी देखभाल के लिए कहा गया है। सिर्फ देखभाल के लिए? मैंने पूछा। वो असबात में सर हिलाकर रह गई। मैं जानता था कि उसे कुछ और हिदायत भी दी गई होंगी। शायद वो ताजवर के ज़रिए मेरे मुंह का ताला खुलवाने की एक और कोशिश करना चाहते थे, एक और टार्चर फ्री कोशिश। औरत के आंसुओं को दुनिया की सबसे बड़ी आबी कुव्वत कहा जाता है
और इस वक्त ये आंसू ताजवर की आंखों में मौजूद थे। वो लर्ज रहे थे और कह रहे थे, हम बहुत बुरे दिन देख रहे हैं, बहुत ही बुरे। हम बहुत बह चुके हैं, अभी हमें और कितना बहना है। हस्पताल के इस वीआईपी कमरे में एलसीडी और रेफ्रिजरेटर समेत कई सहूलतें मौजूद थीं, मगर मैंने देखा कि एलसीडी की पावर वायर काट दी गई थी और ये काम शायद अभी कुछ देर पहले ही किया गया था। शीशे में से गार्ड्स ने ताक लिया था कि मैं होश में आ गया हूँ। चंद सेकंड बाद ही 4 मुसल्ला गार्ड्स दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए। बेड के 7 स्ट्रिप्स मौजूद थीं। मुझे इन स्ट्रिप्स में कस दिया गया ताकि मैं तैश के आलम में किसी तरह का रद्द अमल ना दिखा सकूं। एक के सिवा बाकी गार्ड्स बाहर निकल गए तो एक अमेरिकन डॉक्टर और मलाइशियन कंपाउंडर अंदर दाखिल हुए। गार्ड्स की तरह उनके चेहरों पर भी कुछ सनसनी सी दिखाई दे रही थी। मेरे वाइटल साइंस चेक किए गए। मेडिकल फाइल में कुछ इंदराजात हुए। डॉक्टर ने मुझे बाजू में 2 इंजेक्शन दिए। इसके इंजेक्शन देने के झल्लाए हुए अंदाज से ही पता चलता था कि वो मेरे खिलाफ भरा बैठा है। बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोला, तुम जहाँ जाते हो अपने साथ नहूसत और मुसीबत लाते हो। तुम लोगों के बारे में मेरा ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। मैंने तुर्की बतुर्की कहा। मेरी बात की गहराई ने अमरीकी डॉक्टर को सुर्ख कर दिया। दांत पीस कर बोला, मुझे लगता है तुमने बिलक बिलक कर मरना है, और ये लड़की अगर ज़िंदा बच गई तो सारी ज़िंदगी तुम्हारी बदबख्ती को और अपनी हालत को रोती रहेगी। जिसको अपने बाप का पता ना हो वो आने वाले वक्त के बारे में क्या बता सकता है। मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। शट अप, वो ज़ोर से गरजा। मुमकिन था कि मुझ पर हाथ भी उठाता, मगर फिर अमेरिकन तर्ज की गालियां बकता हुआ बाहर निकल गया। कंपाउंडर और गार्ड भी उसके पीछे थे। ताजवर ने रूहान से लहजे में कहा, मुझे लगता है शाहजेब हस्पताल से बाहर कोई सख्त किस्म की गड़बड़ है। ये सारे लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। कैसी गड़बड़? मैंने पूछा। वो रुक कर बोली, अभी कोई 1 घंटा पहले मैंने वैसे ही ये सामने वाला टीवी लगाया था। कोई ख़बरों वाला चैनल लगा हुआ था। एक बहुत बड़ा जुलूस दिखाया जा रहा था। हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे थे। उन्होंने एक इमारत को घेरा हुआ है। वो कुछ कहते कहते रुक गई। मैं सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। ज़रा तज़ब्ज़ब के बाद वो आहिस्ता बोली, मुझे लगता है कि उन्होंने इसी हस्पताल को घेरा हुआ है। जब ये लोग गाड़ी पर बिठाकर मुझे यहाँ लाए थे तो मैंने हस्पताल को बाहर से देखा था। मुझे तो यही जगह लगती है। मेरी रगों में खून की गर्दिश बढ़ गई। मैंने टीवी की तरफ देखा। मेरी नज़र का जाविया समझकर बोली। मेरे टीवी लगाने पर वो सख्त गुस्से में आ गए थे। पता नहीं अंग्रेज़ी में क्या क्या बोल रहे थे। उन्होंने टीवी की तार ही काट डाली है। मैंने शीशे से बाहर देखा। गार्ड्स रेड अलर्ट थे। उनकी राइफ़लों के रुख आमुदी थे और उन्होंने उंगलियां ट्रैगर पर रखी हुई थीं। ताजवर और मुझसे ज़्यादा उनकी तवज्जो किसी और तरफ थी। मुझे हेलीकॉप्टर की मद्दम आवाज़ भी सुनाई दी। फिर फायरिंग की हल्की सी गूंज। कहा नहीं जा सकता था कि ये सीधी फायरिंग है या हवाई। मुझे शक हुआ कि आंसू गैस की हल्की सी बू भी फ़ज़ा में मौजूद है। सवाल ये था कि अगर वाकई इस अस्पताल का घेराव किया गया है तो क्यों, और घेरने वाले लोग कौन थे। मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजे जो अमरीकी डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले बोले थे, तुम जहाँ भी जाते हो अपने साथ नहूसत और मुसीबत लेकर आते हो। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो हजूम जो अभी थोड़ी देर पहले ताजवर ने देखा और जिसके बारे में उसका ख्याल था कि उसने इसी अस्पताल को घेरा हुआ है, वो यहाँ मेरी वजह से मौजूद हो। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला होना नहीं चाहता था, क्योंकि जामा जी के आम लोग अभी अपना रद्द अमल ज़ाहिर करने में नाकाम थे। मैंने अफ़गानी की मैयत पर गोलाबारी देखी थी। मैंने रेयान फिरदौस का मुख्तसर जनाजा देखा था। मैंने हुर्रियत पसंद अब्दुल करीम और दीगर बेगुनाहों की फांसियों के मनाजिर भी मुलाहिज़ा किए थे, और नौजवान प्रिंस कमाल अहमद की दर्दनाक मौत पर भी शहर के मनाजिर मेरी नज़रों से गुज़रे थे। कहीं भी लोगों का मुतवक्का रद्द अमल ज़ाहिर नहीं हुआ था।
मुख्तलिफ़ जगहों पर छोटी छोटी टोलियों ने एहतजाज किया था, लेकिन इज्तमाही रिएक्शन सामने नहीं आया था। क्या आज वाकई कोई ऐसी बात हुई थी कि लोग बड़ी तादाद में जमा हुए थे और उन्होंने राइज़ल और एजेंसी के मुसल्ह हरकारों के रंग जर्द किए थे? मैं और ताजवर जहां मौजूद थे, वहां से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। आवाज़ें हम तक पहुंचती तो थीं, लेकिन बहुत मध्यम सूरत में। कुछ देर पहले एक ऐसी आवाज़ आई थी जैसे कहीं पास ही कोई बहुत बड़ा शीशा चकनाचूर हुआ हो। फिर छत पर भागते कदमों की आहटें उभरी थीं। ये आहटें मर्दाना और जनाना दोनों तरह की थीं। हेलीकॉप्टर भी नीची परवाज़ करके आगे निकल जाता था, और ये सब कुछ एक तरह का इज़्तिराब ज़ाहिर करता था, लेकिन यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। फायरिंग की आवाज़ दोबारा नहीं उभरी थी। ये भी हो सकता था कि अब लोग मुंतशिर हो चुके हों। राइज़ल और एजेंसी के शफ़ाक हरकारों के सामने और काले कवानीन की मौजूदगी में कौन साबित कदमी से एहतजाज कर सकता था? मेरे हाथ के अंगूठे का ज़ख़म अभी तक ठीक नहीं था। अंगूठा कहीं ज़रा सा भी टच हो जाता था तो खून रिसने लगता था। यही ज़ख्मी अंगूठा था जिसे मैंने बुरी तरह कुचल कर ख़ुद को अजियत में मुब्तला किया था और मादाम हानावानी के वार से ख़ुद को बचाया था। हाजिक ज़िक्री की बताई हुई ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी कि मादाम हानावानी अपने शिकार पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार झपटती है, और अगर फ़र्ज़ महाल नाकाम हो जाए तो फिर कोशिश नहीं करती। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेरे अंगूठे के ज़ख़म और 2-3 दीगर ज़ख्मों को चंद घंटों के लिए पट्टी के बगैर छोड़ दिया गया था। अब इन पर दोबारा बैंडेज करने के लिए कंपाउंडर अंदर आ गया। ये मलाइशियन कंपाउंडर मेरे अंगूठे की पट्टी करते करते अचानक हौले से बोला, आपके लिए अच्छी खबर है। लोग आपको रिहा कराने के लिए अस्पताल से बाहर जमा हैं। बहुत बड़ी तादाद है। उम्मीद है वो कामयाब हो जाएंगे। मैं समझ गया कि ये मलाइशियन कंपाउंडर भी बिन मशहद वगैरह की तरह कस्तीना के इन इन्फार्मर्स में से है जो राइज़ल की सफ़ों में थे और जाँ फिशानी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मैंने धीमे लहजे में पूछा, इन लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? कंपाउंडर ने अपनी सारी तवज्जो मेरे ज़ख्मी अंगूठे पर मबजूल रखते हुए कहा, यह भी एक अच्छा इत्तेफाक था। कल दोपहर जब आपको ज़ख्मी हालत में डी पैलेस से यहाँ इस अस्पताल लाया जा रहा था, आपको लाने वाली एम्बुलेंस का तसादम एक फ़ौजी गाड़ी से हो गया। आपको एम्बुलेंस से निकाल कर एक दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था। जब कई लोगों ने आपको पहचान लिया, उनमें मीडिया के 1-2 बंदे भी थे। मैं और कंपाउंडर इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे जैसे ये अंगूठे के बिगड़े हुए ज़ख़म के बारे में हो। मैंने अंगूठे के जोड़ को उंगली से दबाते हुए कहा, हजूम कितना बड़ा भी हो, राइज़ल के हरकारे उन पर फायर खोल देंगे। निहत्ते लोग कहाँ तक खड़े रहेंगे? कंपाउंडर ने नफ़ी में सर हिलाया। मामला इतना सीधा नहीं रहा है। पहली बात तो यह है कि हजूम बहुत बड़ा और मज़ीद बढ़ रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि मादाम हानावानी भी इस वक्त इसी हस्पताल में मौजूद हैं। कंपाउंडर की आवाज़ में दबा दबा जोश था। वो क्यों? मैंने पूछा। हमारे दरमियान ये गुफ्तगू इंग्लिश में हो रही थी। वो बीमार हैं, कंपाउंडर ने जवाब दिया, और अंगूठे से फारिग होकर मेरे घुटने के ज़ख़म की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसके हाथों पर पॉलीथीन के दस्ताने थे और वो अपने काम में माहिर नज़र आता था। उसकी सफ़ेद शर्ट पर उसका नाम अरकब लिखा हुआ था। कंपाउंडर अरकब ने अजीब अंदाज से मेरी तरफ देखा और बोला, कुछ लोगों का कहना है कि मादाम की बीमारी की वजह आपकी ज़ात से जुड़ी हुई है। मेरी ज़ात से? मादाम को आपसे कोई सदमा पहुंचा है, मगर फ़िलहाल इस बारे में बस उड़ती उड़ती सी बात मेरे कानों तक पहुंची है। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अचानक एक बार फिर मैं और ताजवर चौंक गए। बाहर से कई सिंगल फायर सुनाई दिए। इसके साथ ही 2 छोटे ब्रस्ट चलाए गए। कंपाउंडर अरकब भी ठटक सा गया, मगर अपने काम में मशगूल रहा। लगता है मामला बिगड़ रहा है, मैंने ज़ख़म को सहलाते हुए कहा। मगर ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा, अरकब बोला।
इंतज़ामिया किसी सूरत भी मादाम की सलामती को ख़तरे में नहीं डालेगी। ज़्यादा इम्कान इसी बात का है कि शदीद खून खराबे से बचने के लिए ये लोग आपको आपके हमायतियों के हवाले कर देंगे। मगर ऐसा हो गया तो ये हमायती जाएंगे कहाँ? ज़ाहिर है कि सारा हजूम तो हमारे साथ नहीं रहेगा, लोग बिखर जाएंगे। फिर जब तादाद कम होगी ये लोग दोबारा हथकड़ियाँ लेकर मेरे सर पर पहुंच जाएंगे। बात इतनी सादा नहीं है शाहजेब साहब, आप देखते जाएं क्या होता है। इसी दौरान में गूंजती हुई मध्यम आवाज़ें हमारे कानों तक पहुंचने लगी थीं। ये 200-400 या 2-4 हज़ार लोग नहीं थे, ये बहुत बड़ी तादाद में थे। एक गूंज थी जो फैल रही थी और दरो दीवार को लर्जा रही थी। शायद ठीक ही कहते हैं, सच को जुल्म से दबाया नहीं जा सकता। इस हवाले से देर हो सकती है, अंधेर नहीं। खल्क़े खुदा बिलाखिर खौफ की दीवारें फांदती है, जबर के पर्दे चाक करती है, सीने तन जाते हैं, झुके हुए सर बेसाख्ता उठ जाते हैं, आंखों में बिजलियां लपकती हैं और नकदे जां हथेलियों पर लेकर लोग निकल आते हैं। हाँ, बर्दाश्त शर्त है और सब्र शर्त है, और शर्त है वही मुस्तकिल मिजाजी दुनिया के दानिश्वर जिसकी तलकीन करते हैं। मैंने अभी लोगों के इस बिखरे हुए जम्मे गफ़ीर को देखा नहीं था, सिर्फ उनकी आवाज़ें सुनी थीं। फ़कत उनके नारे मेरे कानों में पड़े थे और मुझे यकीन होने लगा था कि वाकई कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा जो इस जजीरे में एक इनकलाब की बुनियाद रख देगा। कंपाउंडर अरकब कुछ काटन वगैरह लेने के बहाने बाहर गया। इस दौरान में मैंने शीशे में से झांका। गार्ड्स की तादाद बढ़ गई थी। उन्होंने जैसे अस्पताल के इस वीआईपी कमरे को अपने नरगे में ले लिया था। वो कंधे से कंधा जोड़कर खड़े थे। तकरीबन 3 मिनट बाद अरकब वापस आया। उसने मेरी दाईं पसलियों के ज़ख्म को साफ करते हुए कहा, लोगों ने मज़ीद तंग कर दिया है, वो पथराव कर रहे हैं और बैरूनी शीशे तोड़ रहे हैं। ग्रे सिपाही कितारें बांध कर तैयार खड़े हैं, लेकिन अगर वो सीधी गोली चलाएंगे तो बहुत खून खराबा होगा, मादाम की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाएगी। इसका एंड क्या होगा? मैंने पूछा। ग्रे कमांडोज़ और जुलूस को लीड करने वालों में बातचीत हो रही है। लगता है कि अभी 4-5 मिनट में नतीजा निकल आएगा। इस गुफ्तगू में एजेंसी शरीक नहीं, एजेंसी के लोग भी हैं। अभी अरकब का फिक्रा उसके मुंह में ही था कि अमेरिकन गार्ड्स ने ठकाठक सैल्यूट मारे और हर तरफ हलचल नजर आई। मालूम हुआ कि राइजल का दस्ते रास्त कमांडर अवान और एक बड़ा अमरीकी अफीसर यहाँ पहुँचे हैं। उस बड़े अमरीकी अफीसर के साथ मुझे नीली आंखों वाला पाल कोरनी भी नज़र आया और मेरे दिल ने गवाही दी कि मेरे और ताजवर के लिए सूरत हाल कुछ बेहतर होने जा रही है, मगर अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। अमरीकी ऑफिसर्स के हुक्म पर पहले मेरे जिस्म की बालाई स्ट्रिप्स खोली गईं और मुझे उठाकर बिठा दिया गया। मेरे हाथों को हस्बे मामूल उल्टी हथकड़ी लगाए जाने का प्रोग्राम था, मगर कलाइयों की भारी पट्टियों की वजह से ये नामुमकिन हुआ और मेरे हाथ केबल टाई में जकड़े गए। कमांडर अवान की आंखों में मेरे लिए नफ़रत हलकोरे ले रही थी। ये वही कमांडर अवान था जिसने ऐन गुमसान की लड़ाई में अपने हज़ारों साथियों समेत अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उसने तो हम परस्ती की बुरी मिसाल पेश की थी। उसका मौक़िफ़ था कि मादाम हानावानी की आंखों का जादू रज़ाकारों और सिपाहियों के दिलो दिमाग को जकड़ रहा है और शिकस्त यकीनी होती जा रही है। अब कमांडर अवान को अपनी बेवफाई का सिला मिला था और वो कलीदी ओहदे पर फायज था। मुझे और ताजवर को तकरीबन 1 दर्जन मुसल्ला अफराद के नरगे में कमरे से बाहर लाया गया। तुम्हारे लिए व्हील चेयर लाई जाए? पाल ने स्पाट लहजे में मुझसे पूछा। नहीं शुक्रिया, मैंने कहा और ताजवर के साथ लंगड़ाता हुआ और छोटे छोटे कदम उठाता बाहर आ गया। मेरे जिस्म पर पतलून थी, बलाई जिस्म ज़ख्मों की वजह से उरियाँ था। एक कॉरिडोर से गुज़र हम एक बरामदा नुमा जगह पर पहुँचे। यहाँ बेशुमार शीशे की किरचियाँ बिखरी हुई थीं। आंसू गैस की बू भी महसूस हो रही थी। हमने देखा अस्पताल की बैरूनी चार दीवारी से बाहर
और वसी गेट के सामने मुश्तइल लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था। कम अज़ कम जहाँ तक मेरी निगाह जा रही थी वहाँ तक तो सर ही सर नज़र आते थे, चेहरे तमतमाए हुए और जोशो खरोश दीदनी था। मुज़ाहरीन के इस लहरें लेते सैलाब के सामने एजेंसी के सफ़ेद फार्म गार्ड्स और सैकड़ों ग्रे फौजियों ने बंद बांध रखा था। लगता था कि किसी वजह से ये बंद किसी भी वक्त टूट सकता है। मुझे देखकर फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। हजूम में एक ऐसी लहर पैदा हुई जो ग्रे फौजियों को धकेलते हुए कुछ मज़ीद पीछे ले आई। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। एमएमए के फ़ाइटर की हैसियत से मेरे हज़ारों परिस्तार थे, मगर इस तरह के परिस्तार मैंने कभी नहीं देखे थे। सितमज़दा चेहरे, उम्मीद भरी आँखें। मुझे और ताजवर को फ़ौरन मुज़ाहरीन के सरकर्दा लीडरों के हवाले कर दिया गया और उन्होंने मुझे अपने हसार में लेकर एक स्टेशन वैन में बिठा दिया। अजीब मंज़र था। मुझ पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थीं। औरतें, मर्द, जवान और बूढ़े मुझे देखने के लिए उमड़े पड़ रहे थे। मेरे हाथ पुश्त पर से खोल दिए गए। औरतें और बूढ़े मर्द मेरे साथ साथ ताजवर की भी बलाएं ले रहे थे। बड़े जज्बाती अंदाज में मेरी पेशानी और हाथों को बोसे दिए जाने लगे। एक शख्स ने कपकपाते लहजे में कहा, तुमने इन हरामजादों के सामने सर नहीं झुकाया। तुमने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद किए हैं। हम इनसे तुम्हारे एक एक ज़ख्म का बदला लेंगे। एक दूसरी आवाज़ ने कहा, हम तुम्हें सलाम करते हैं, तुम्हारी अज़मत को सलाम करते हैं। हम सब तुम्हारे साथ मिलकर जामा जी की तकदीर बदलेंगे। बहुत बुलंद बांग फ़िक्रे बोले जा रहे थे। जज्बाती माहौल था और मुझे एक ऐसा दर्जा दिया जा रहा था मैं खुद को जिसके काबिल नहीं समझता था। जुलूस में सैकड़ों लठ बरदार और डंडा बरदार ऐसे थे जिन्होंने चेहरों पर स्काई मास्क चढ़ा रखे थे ताकि फुटेज में उनकी शक्लें नज़र ना आएं। उन्होंने स्टेशन वैन को चारों तरफ से घेर लिया था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर एजेंसी अहलकार और ग्रे फौजी हजूम पर सीधी फायरिंग करते तो जवाब में उन पर भी फायरिंग की जा सकती थी। हज़ारों पुरजोश अफराद के घेरे में स्टेशन वैन ने हस्पताल की मुखालिफ समत में रेंगना शुरू कर दिया। नौजवान वैन की छत पर चढ़ गए और उन्होंने जामा जी के दो रंगे परचम लहरा दिए। मुजाहिरीन के दो लीडर भी मेरे और ताजवर के साथ स्टेशन वैन में ही मौजूद थे। वैन में तिब्बी इमदाद का काफ़ी सामान, बमा, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मौजूद था, लेकिन फ़िलहाल मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो लोगों के बेपनाह जोशो खरोश और फलक शगाफ नारों में डूबा हुआ था। एक नौजवान ने वैन की खिड़की से मुंह लगाया। उसका चेहरा स्काई मास्क में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थीं। वो पुकार कर बोला, क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। मैं उछल कर रह गया। ये अनीक की आवाज़ थी। अनीक और यहाँ। मैं सन्नाटे में रह गया। मैंने उसे फ़ौरन अंदर बुला लिया। वो आबदीदा होकर मेरे गले लग गया। उसने कितनी ही देर मेरे कंधे से सर टिकाए रखा, फिर मेरे जिस्म के ज़ख्मों को देखा और मज़ीद रंजीदा होने लगा। मैंने उर्दू में उससे पूछा, तुम अकेले हो? नहीं भाई, मेरे साथ आपका अमरीश पुरी भी है। वो कहाँ है? वो भी आपके आसपास ही है। उसका चेहरा भी मेरी तरह मास्क में छुपा हुआ है, लेकिन अगर ना भी छुपा हो तो आप उसे मुश्किल से पहचान सकेंगे। अभी आपको तफसील का पता चल जाएगा। मैं सन्नाटे में था। इन लोगों ने पनाहगाह से बाहर निकलकर बहुत बड़ा रिस्क लिया था। मेरे चेहरे पर गहरी तशवीश देखकर अनीक ने सरगोशी की। आप फ़िक्रमंद ना हों, बाकी लोग वहीं पर हैं और बिल्कुल महफूज हैं। हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? ज़्यादा दूर नहीं, शहर के अंदर ही मरकूज़ा नामी इलाके में। ये वो इलाका है जहाँ हाइनस कस्तीना और रियान फिरदौस मरहूम के हमायती बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। ये इलाका हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। इन लोगों ने छोटी सड़कों और गलियों में अपने गेट लगा लिए हैं। ग्रे फौजियों और गोरे गार्ड्स को इतनी हिम्मत नहीं होती कि इन गलियों में घुस सकें। जुलूस आगे को रेंगता रहा। शुरका की तादाद कम नहीं हुई थी, बल्कि शायद इसमें कुछ इजाफा ही हुआ हो। मुझे जगह जगह ऐसे कतबे नज़र आए
जिनमें कस्तीना की तस्वीर नज़र आती थी। वो मुकम्मल फ़ौजी लिबास में थी और उसके दोनों हाथ बुलंद थे। उसने एक हाथ से विक्ट्री का निशान बना रखा था और दूसरे हाथ में राइफ़ल थाम रखी थी। कुछ मुजाहिरीन ने ऐसे कतबे भी उठा रखे थे जिन पर कमांडर फारस जान की तस्वीर थी। इस तस्वीर में उसके सर पर एक सफ़ेद पट्टी नज़र आती थी जिस पर अरबी में कुछ लिखा था। जो तस्वीर जो तीसरी तस्वीर मुझे जा बजा नज़र आई और जिसने मुझे शिश्दर किया, वो एक ज़ख्मी शख्स की थी। उसका बालाई धड़ बिल्कुल उरियां था। वो एक दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसके ज़ख्म इतने ज़्यादा और इतने शदीद थे कि कई जगह से उसकी खाल किसी जालर की तरह लटक रही थी। ये कोई और नहीं, मैं था। और मेरी ये तस्वीर उसी जहन्नमी टेम्परेचर वाले टार्चर सेल में उतारी गई थी जहां बहुत दिनों तक मुझे ज़िंदगी ही में ही मौत का मज़ा चखाया गया था। मेरी ये तस्वीर दर्जनों हाथों में नज़र आ रही थी। ये क्या है अनीक? वही कुछ जो आपके साथ हुआ है और जिसने यहाँ के लोगों के दिलों में आग भड़काई है। आपकी ये तस्वीर आपके एक मुआलिज के ज़रिए ही टार्चर सेल से बाहर आई और हर तरफ फैल गई। इस वक्त ये तस्वीर मरकूज़ा के इलाके में तकरीबन हर दीवार पर नज़र आती है। वो खामोश हो गया। हाँ, तकलीफ़ें रायगा नहीं जाती। हाँ, बर्दाश्त अपना सिला पाती है। और बेशक अंधेरा जब बहुत गहरा हो जाता है तो उजाले अपनी झलक दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं भी वही झलक देख रहा था। जामा जी के लोग जिन्होंने बड़े बड़े वाक़यात पर टोलियों की सूरत में छोटे छोटे एहतजाज किए थे, आज एक अजीमुशान जलूस की सूरत में नज़र आ रहे थे। और ये सब के सब चार्ज्ड लोग थे, मरने मारने पर आमादा। मैं समझ गया कि अनीक मेरे जिस मालिज का जिक्र कर रहा है वो वही कंपाउंडर है। ये दोपहर का वक्त था। छतों पर जगह जगह ग्रे फोर्स के मुसल्लह एहलकार दिखाई देते थे। बुलंदी पर हेलीकॉप्टर्स परवाज़ कर रहे थे। मगर अवाम की इतनी बड़ी तादाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना कोई आसान काम नहीं था। जुलूस जल्द ही शहर के उस गुंजान इलाके में दाखिल हो गया जिसका नाम अनीक ने मरकूज़ा बताया था। यहाँ 2-3 मंजिला इमारतें थीं और तंग गलियों का जाल बिछा हुआ था। ये देखकर ताज्जुब हुआ कि घरों की छतों और बालकनियों में लातादाद लोग मौजूद थे। स्टेशन वैन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाने लगीं। लोग स्टेशन वैन पर टूटे पड़ रहे थे। जोश मोहब्बत कुछ ऐसा था कि वो वैन को हाथ लगाने को ही अपनी कामयाबी समझ रहे थे। मुझे अपने ज़ख्म ज़ख्म जिस्म वाली इतनी तस्वीरें यहाँ नज़र आईं कि मैं हैरान रह गया। ये सब क्या था? कैसे हुआ था? जामा जी के खामोश पानियों में ये तूफ़ान कैसे उभरा था? मुझे गलियों में जगह जगह आहनी गेट नज़र आए जहाँ लठ बरदार नौजवान टोलियों की सूरत पहरा दे रहे थे। अंदाज़ा हुआ कि मज़ीद गेट भी लगाए जा रहे हैं। तराना गूंज रहा था, हमने जी जान से जीना है और सीना तान के जीना है। हमने अज़म कर लिया, जंग में कदम धर लिया। ये एक आरास्ता कमरा था। मैं बिस्तर पर नीम दराज था। अभी एक मुस्लिम मलाइशियन डॉक्टर मेरा मुआयना करके गया था। अनीक अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक भारी भरकम सिख था। बड़ा सा पगड़ और कमर के साथ कृपान बंधी हुई थी। क्या हाल है शाहजेब? उसने जज्बाती आवाज़ में कहा। मैंने पहचान लिया। वो सजावल था, सरदार सजावल सियालकोटी। अनीक की शबाहत भी बहुत हद तक बदली हुई थी। उसके बालों का रंग ब्राउन था और वो घुंघराले नज़र आ रहे थे। उसके रुखसारों में उभार पैदा किया गया था जिसकी वजह से आंखें छोटी होकर बिल्कुल बदल गई थीं। अंदाज़ा होता था कि टापू की ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह में जहाँ और बेशुमार सहूलतें मौजूद हैं वहाँ हुलिये में तब्दीली लाने के लवाजमात भी दस्तयाब हैं। अनीक ने गाड़ी में ही मुझे बता दिया था कि यहाँ मरकूज़ा में उसकी असलियत का इल्म सिर्फ़ यहाँ के मेयर बाज़ान गोहर को है। उसने बताया था कि वो यहाँ रहमानी के नाम से मौजूद है और सजावल परबत सिंह के नाम से। सजावल को देखकर अजीब सी तवानाई का एहसास हुआ। मैंने नम आँखों से उसे देखा। वो मेरे करीब बिस्तर पर बैठ गया
और बगलगीर होने वाले अंदाज में हौले से मेरे साथ लग गया। अनीक की आंखों में भी नमी थी। सजावल भर्राई हुई आवाज़ में बोला, तेरा क्या हाल हो गया है शाहजेब, लेकिन हम तेरे एक एक ज़ख्म का हिसाब लेंगे। अनीक ने कहा, और शाहजेब भाई, आपने जिस बर्दाश्त का सबूत दिया है और जिस तरह इन गोरों के सामने डटे हैं, उसने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। बहुत बड़ी तब्दीली आई है यहाँ। मैंने सबसे पहले ज़ैनब और इब्राहिम का पूछा। अनीक ने कहा, वो दोनों खैरियत से हैं भाई। कस्तीना साहिबा, कमांडर फारस, सुंबल वगैरह भी सब खैरियत से हैं। सिर्फ बिन मशहद अलील है, उसे शदीद किस्म का मलेरिया है, लेकिन अब वो भी बेहतर हो रहा है। अनीक ने परेशान नज़रों से मेरी जानिब देखा और बोला, कैप्टन तबारक और सैफ। उसका सवाल सुनकर मेरे दिल पर घूंसा सा लगा। ज़रा तवक्कुफ़ के बाद मैंने कहा, उन दोनों के बारे में अच्छी खबर नहीं है मेरे दोस्तों। मेरी नहीफ़ आवाज़ कुछ और नहीफ़ हो गई। ज़ख्मी हैं? अनीक ने पूछा। नहीं, वो हम में नहीं हैं। अनीक और सजावल दोनों गुमसुम हो गए। उनके चेहरे अलम की तस्वीर थे। ख़ास तौर पर अनीक के लिए सैफ की मौत की खबर बहुत बड़ा दचका थी। वो कितनी ही देर कुछ ना बोल सका। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उन्हें बताया कि किस तरह कैप्टन तबारक को खाई से निकालने के बाद हम राइज़ल के अमरीकी गमाश्तों की जद में आ गए और किस तरह हमसे वहीं टापू पर दर्दनाक तफ्तीश का आगाज़ हुआ। अनीक की आंखों में जैसे आग सी भड़कने लगी थी। कुछ यही कैफियत सजावल की भी थी। मैंने अनीक और सजावल को एक साथ मुखातिब करते हुए कहा, तुम लोगों की मौजूदगी छुपाते छुपाते तबारक और सैफ की जान गई। मैंने बदतरीन तशद्दुद सहा, लेकिन तुम दोनों अब यहाँ मौजूद हो। तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? सजावल ने अनीक की तरफ और अनीक ने सजावल की तरफ देखा। सजावल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये रिस्क हमने सिर्फ 3-4 दिन पहले लिया है और पूरी तरह सोच समझकर। किसी तरह का कच्चा काम नहीं किया था हमने, और अब भी हम पक्के कदमों पर हैं। क्या मतलब? मैंने पूछा। सजावल की पेशानी और कनपटियाँ वगैरह मुकम्मल तौर पर पगड़ी ने छुपाई हुई थीं। घनी बारी मूँछों और दाढ़ी ने चेहरे को काफ़ी हद तक नाकाबिले शनाख्त बना दिया था। ये नकली दाढ़ी बिल्कुल असली की तरह थी। वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए थोड़ा सा नीचे झुका और अपनी रेशमी कमीज़ पेट पर से थोड़ी सी उठा दी। उसकी बालों भरी तूंद के साथ कोई चीज़ बंधी हुई थी। मैंने पहचान लिया, ये वही धमाका खेज़ डिवाइस था जो बुर्ज क्लब वाले मिशन पर जाते हुए कस्तीना ने अपनी कमर से बांधा था। उसने बताया था कि एक छोटी सी डोरी के साथ लगा हुक खींचते ही यह डिवाइस फट कर जिस्म के टुकड़े कर सकता है। अनीक ने गंभीर लहजे में कहा, ऐसी ही बेल्ट मेरी कमर से भी बंधी हुई है भाई। हम दोनों ने पनाहगाह छोड़ने से पहले खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाई थी और तहरीरी अहद किया है कि अगर हम पनाहगाह से बाहर पकड़े गए तो गिरफ्त में आने से पहले ही खुद को उड़ा लेंगे और इस अमल में एक लम्हे की ताख़ीर भी नहीं करेंगे। अनीक के लहजे में चट्टानी इरादा था। उसने भी अपनी कमीज़ उठाकर मुझे अपनी धमाका खेज़ बेल्ट की झलक दिखाई और बोला, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 3-4 दिन में तो इन बेल्टों की डोरियां खींचने की नौबत नहीं आई, मगर तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था। वो इतनी महफूज जगह है अनीक कि ये लोग बरसों भी सर मारते रहें तो इसका खोज नहीं पा सकते। वहाँ तवील मुद्दत तक रहने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। सजावल ने एक तवील और बोझल सांस ली। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर तुम्हारी कमी तो थी। तुम वहाँ नहीं थे और टीवी के ज़रिए जो ख़बरें हम तक पहुँचती थीं, इनसे अंदाज़ा होता था कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो। हम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें बिलक बिलक कर मरने देते और वहाँ छुप कर बैठे रहते। कस्तीना समेत हम सारे के सारे बहुत दुखी थे। दिन रात सोचते थे कि किस तरह तुम्हारी मदद की जाए। फिर मैंने और तुम्हारे निक्कू शहज़ादे ने पहल की। निक्कू शहज़ादे ने अपने जिस्म पर थोड़ा सा रंग रोगन किया और मेरे लिए ये सिखों वाला लिबास ढूंढा। आधी रात के बाद जब सारे सो रहे थे, हमने फ़ैसला किया और पक्के इरादे के साथ वहाँ से निकल खड़े हुए। अनीक ने कहा,
मैं हर हाइनस कस्तीना के लिए एक तहरीर छोड़ आया था, जिससे उन्हें हमारी रवानगी का इल्म हो गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने माथा पकड़ लिया। उस टापू से तुम्हारा निकलना, समंदर पार करके यहाँ जजीरे तक पहुँचना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? सजावल ने अपने संदूक जैसे सीने पर हाथ फेरा। जब छाती में आग होना और सर अपनी तली पर रख लिया जाए, तो बड़े बड़े औखे काम भी आसान हो जाते हैं। ये किस्सा तुम्हें बाद में सुनाएंगे। फ़िलहाल कुछ और सोचने की ज़रूरी बातें हैं। बाहर से मद्दम शोर सुनाई देता था। वक्फे वक्फे से सैकड़ों लोग नाराज़नी करने लगते थे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया था कि मरकूज़ा के बेशुमार लोग सड़कों पर मौजूद हैं। वो मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे देखना चाहते हैं। मैं उनके नज़दीक मकामी हीरोज़ की सफ़ में तो उसी रोज़ शामिल हो गया था, जब राइज़ल के हमले के वक्त डी पैलेस से चंद किलोमीटर की दूरी पर गुमसान की लड़ाई में मैंने उनकी लीडर कस्तीना का दिफा किया था। मगर अब हलमी को कत्ल करने और इसके बाद एजेंसी का बेपनाह तशद्दुद सहने और साबित कदम रहने के बाद उनके लिए बेहद अहम हो गया था। सजावल और अनीक यहाँ ताजवर की मौजूदगी पर भी अजहद हैरान थे। उन्हें कल ही इल्म हुआ था कि ताजवर भी यहाँ मौजूद है। मैंने उन्हें मुख्तसर अल्फाज में बताया कि मौजूदा सूरत हाल में शकील दाराब का क्या किरदार है और ताजवर किन हालात में और कैसे यहाँ पहुँची है। वो दोनों बेहद हैरत से सुनते रहे। काफ़ी देर बाद जब मौजू बदला तो मैंने अनीक से पूछा, यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारे इरादे क्या थे?